शालू जी, हम कहाँ पहुंच गए थे कल? हम कल कहाँ पहुंच गए थे बेटा? ये बताओ तो आगे आज स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग। ये बताओ हम कल कहाँ पहुंच गए थे? फिर हम थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजों को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग करने हैं। बाकी कल तक का बेटा समझ आ गया था? कोई डाउट? न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए थे? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, चैप्टर में दम है, ठीक है ना? मैं कोशिश पूरी करूंगा कि तुम्हें उस लेवल पर लेकर के जाऊं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो देखिए, पहला पॉइंट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर मैं पहले की बात करूं तो नंबर 1 पर आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही? नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर क्या है, प्रकृति कैसी है अभिकारक की और उत्पाद की। सबसे पहला तो पॉइंट ये बनता है। आ रही बेटा बात समझ? दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को कौन अफेक्ट करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि भाई अभिकारक की सांद्रता क्या है। तो मैं कहूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो कि रिएक्टेंट आपके पास गैसी फेज में है तो फिर बेटा आपको प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम भी लेना आपको पड़ेगा। डन? आ रही है बात समझ में? चलिए बात करते हैं अगला, तीसरा पॉइंट। भारती जी गुड मॉर्निंग। कल जो पढ़ाया वो सारी चीज समझ में आ गई? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो बेटा तीसरा फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को तो तुम्हें बहुत बारीकी से समझना है, ठीक है ना? ये 4 लाइन ही लिखी है बस, भारती जी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है ना? चलिए अगला आता है बेटा, जो चौथा पॉइंट आता है, जो इस फैक्टर अफेक्टिंग रेट के ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट करेगा, वो चौथा पॉइंट आता है। वो चौथा पॉइंट जो है हमारे पास में वो है कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट डालोगे तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैटलिस्ट, ठीक है ना? और पांचवा पॉइंट टेम्परेचर के बाद में कैटलिस्ट आ गया। और अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सनलाइट। कि भाई अगर सनलाइट हो तो कोई सनलाइट में अगर रिएक्शन हो रही होगी तो वो कैसे होगी। तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इफेक्ट ऑफ सनलाइट। क्लियर है ना बेटा? जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो सनलाइट पर डिफेक्ट करती है। या मैं कहूं यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन। आ रही बात समझ? छठे फैक्टर की अगर मैं तुमसे बात करूं
तो जो छठा फैक्टर मेरे पास में होता है, क्लियर है ना, वो होता है पीएच ऑफ मीडियम, कि भाई आप जो मीडियम ले रहे हो उसकी पीएच क्या है। पीएच ज्यादा है 7 से तो बेसिक मीडियम, कम है तो एसिडिक मीडियम, और 7 है तो न्यूट्रल मीडियम। तो उस मीडियम पर रिएक्शन कैसी होगी, क्लियर है। तो मैं कहूंगा पीएच ऑफ मीडियम। बात समझ में आ रही है बेटा कि पीएच ऑफ मीडियम कैसा होगा। नॉर्मली फॉर एसिड बेस रिएक्शन जब अपन टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो रेडॉक्स टाइट्रेशन भी पढ़ते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन भी पढ़ते हैं, और काइनेटिक्स से होने वाली टाइट्रेशन की भी स्टडी की जाती है। तो नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन कौन सी होगी, नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन। और लास्ट में अगर मैं लास्ट पॉइंट जो 7 पॉइंट है उस पर डिस्कशन करूं तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, क्या बात कर रहा हूं मैं कि और किसका इफेक्ट पड़ता है भाई अभिक्रिया की दर पर, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ता है। दैट मींस जो आप मीडियम ले रहे हो जिसमें रिएक्शन करा रहे हो वो पोलर है या फिर नॉन पोलर, क्लियर है बेटा। तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये लीजिए, ये कुल 7 फैक्टर हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। ये 7 के 7 की हमें प्रॉपर वे में स्टडी करनी है और तरीके से समझना है। उसके बाद हम आएंगे जीरो ऑर्डर, केमिकल ऑर्डर वगैरह वगैरह, किस तरीके से निकालते हैं, उनकी हाफ लाइफ क्या होती है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। इन 7 के अंदर ही बहुत गहराई से छोटी छोटी चीजें छिपी हुई है जहां से आपको मॉलिक्यूलरिटी पकड़नी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पकड़ना है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चीजों को आपको पकड़ते हुए जाना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो बोले किसके लिए होगी ये कहानी, तो बेटा मैं अगर कहूं तो फॉर पोलर स्पीशीज, किसके लिए ये कहानी, फॉर पोलर स्पीशीज, ध्रुवीय स्पीशीज जितनी भी होंगी उनके लिए ये सब कहानी चलेगी। ये लीजिए, मुद्दा मेरा क्लियर है बेटा कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए। डन। आइए अब हम एक एक चीज पर प्रॉपर वे में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। पहला हमने क्या कहा था बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, ये धीरे धीरे सारी चीजों को समझना। फिर तो बचता क्या है, मैथमेटिकल पोर्शन, फटाफट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर निकालेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, गैसियस रिएक्शन निकालेंगे, कहानी खत्म, चैप्टर माइंड अप। क्योंकि आप लोगों के इतना ज्यादा है नहीं, लास्ट में आर्हेनियस थ्योरी बचती, उसके 2 इक्वेशन लिखानी और उसके 2 न्यूमेरिकल्स कराने, तो 3-4 क्लास में चैप्टर माइंड अप। जो टाइम लेता है ये शुरू का पोर्शन लेता है जहां आपको समझना पड़ता है, क्लियर है ना, कि अभिक्रिया की दर को दुगना कर दूं तो बताओ सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उसका थ्योरेटिकल बेस आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। न्यूमेरिकल बेस आपका मैं मजबूत करा दूंगा, ठीक है ना। इतनी प्रैक्टिस लेते हैं वैसे भी हम न्यूमेरिकल्स की। तो बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे अपन 3-4 पॉइंट को एक साथ स्टडी करते हैं। वो 3-4 पॉइंट क्या क्या है हम उनको इंडिविजुअली देखते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा है, ये लीजिए, पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, वो पहला पॉइंट मेरे पास है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमारी बात समझ, अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति। अब इस प्रकृति के अंदर मैं सबसे पहले उठाता हूं इनकी फिजिकल स्टेट, भाई इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, और भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अभिकारकों की सांद्रता पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, साथ साथ उनकी दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्लियर है ना। तो आओ पहला पॉइंट जो मैं ले रहा हूं वो यहां पर ले रहा हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये लीजिए, मैं इसको ए डाल रहा हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही,
अब देखो मेरे पास तो जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो गैसियस फेज में भी हो सकते हैं, लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं और सॉलिड फेज में भी हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये लीजिए ROR, बेटा ये ROR का मतलब क्या है? अब मेरे को देखो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मैं तुम्हें समझा देता हूं, कभी तो मैं कैपिटल R लिख देता हूं, कभी स्मॉल r लिख देता हूं, तो आप लोग उसको नेग्लिजिबल मान करके चलना। इस ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब मैं पूरा ना लिख करके सिर्फ ROR लिखूंगा जगह जगह पर, तो आप समझ जाना बेटा कि मैं ये अभिक्रिया की दर को लिख रहा हूं। डन है बेटा? अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, सुनना बेटा, मेरे पास में एक ये कंटेनर है, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे फिजिकल स्टेट पर बात कर रहा हूं। मेरे पास में ये कंटेनर है, क्लियर है बेटा? अब इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, डन। और हर एक मॉलिक्यूल की अपने आप में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। अगर मैं कैसे भी इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दूं, सुनना मेरी बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मेरे पास में स्टेट कौन सी है, अपन तो सिर्फ समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कौन सी फेज में? अंडर स्टूडियो सॉल्यूशन में भी हो सकते हैं और ये गैसियस फेज में भी हो सकते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं आपको कि भाई अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से होगा क्या? इन मॉलिक्यूल्स की आपस में टक्कर बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी भाई एक खुद तो काइनेटिक एनर्जी रखते ही है थोड़ी बहुत, आ रही है बात समझ? अब अगर मैंने इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो इनमें मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आणविक टक्करों की बढ़ जाएंगी। और जैसे जैसे आणविक टक्करों की संख्या बढ़ती है तो इस चैप्टर के बाद में जाकर के तुम देखोगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान वहां पर वो पॉपुलेशन की बात करता है, बोले कितने एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन कितनी कितनी होगी। जो गैसियस थ्योरी में तुम लास्ट में जो मैंने ग्राफ कराए थे मैक्सवेल बोल्ट्जमान पॉपुलेशन के, थोड़े से वो देख करके रखना, वो काम आएंगे अपने यहाँ पे जब अपन आर्रेनियस की थ्योरी को पकड़ेंगे और टेम्परेचर फैक्टर पर बात करेंगे। अभी मुद्दा सिर्फ इतना समझने का है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी। इन टक्करों के परिणाम स्वरूप रिएक्टेंट तुरंत कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगी। देन तो मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर कोलिजन मतलब कि टक्कर, आ रही बात समझ में, बढ़ेगी। ये लो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगी, और अगर मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ेगी। अब ये मॉलिक्यूलर कोलिजन सबसे ज्यादा होती कहां है? तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं फिजिकल स्टेट पर तो मॉलिक्यूलर कोलिजन मुझे सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली मुझे सबसे ज्यादा ये गैसियस स्टेट में देखने को मिलेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो सबसे ज्यादा होगी वो गैस की होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी और सबसे कम सॉलिड की होगी। बोलो बेटा पहले फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों के समझ में आई क्या? दूसरी बात मैं ये करता हूं कि भाई आप लोग ये कह रहे हो कि सर गैस में हो रही है या लिक्विड में हो रही है, तो फिर तो फेज दो होती है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब हम किसकी बात करें, होमोजीनियस की या फिर हेट्रोजीनियस की? तो याद रखना बेटा होमोजीनियस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा ज्यादा होती है हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। कोई मॉलिक्यूल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखता है, कोई कम रखता है, कोई क्या रखता है, कोई क्या रखता है, तो अनइक्वल एनवायरमेंट रहता है। जबकि होमोजीनियस में इक्वल एनवायरमेंट रहता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं और यूनिफॉर्म एनवायरमेंट को एडजस्ट करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होमोजीनियस की ज्यादा होती है बेटा हेट्रोजीनियस से। तो विषमांगी अभिक्रियाएं और सममांगी अभिक्रियाओं के अंदर अगर दर पता की जाए तो सममांगी अभिक्रियाओं की दर हमेशा ज्यादा होती है किससे? विषमांगी से। हिंदी इंग्लिश दोनों में मुद्दा क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि होमोजीनियस जो होंगी वो हमेशा सेम फेज में होंगी, सेम फेज।
लो बेटा, बेटा समझ तो आ रहा है ना, बोलते जाओ, देखो हाँ ना में जवाब देते जाओ, तो फिर मुझे इंटरेस्ट आता रहेगा पढ़ाने में, अन्यथा फिर ऐसा ही लगेगा यार फटाफट फटाफट करा दूं इसको, है ना। बात समझ में आ रही। और तीसरा पॉइंट अगर मैं लूं तो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन जितनी भी होंगी, मैं क्या कहूंगा, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन जितनी भी होंगी उनकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है ना बेटा। तो थैंक यू, इस तरीके से जवाब देते रहा करो, बस मुझे इंटरेस्ट आता रहे, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन में तो बच्चे बैठे रहते हैं सामने, तो आइडिया लगता है और मन करता है फटाफट फटाफट खींचने का। अब आप ऑनलाइन हो, आप जवाब दोगे तो मन करेगा ना अच्छे से। तो देखो गैसियस रिएक्शन में क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है बेटा। अब दूसरी बात, मान लो कि मेरे पास एक सॉलिड या कोई भी मान लो कि एक सरफेस है, और मैं अगर उसको तोड़ दूं और तोड़ करके ब्रेक कर दूं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ले आऊं, तो क्या सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और बेटा अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगी, और मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली क्या मैं फिजिकल स्टेट के बाद बात कर सकता हूं क्या सरफेस एरिया की। यस। तो मैं ये कहूं कि सरफेस एरिया अगर मैं अभिकारक का बढ़ा दूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि मैं अभिकारक का बढ़ा दूं, तो अभिक्रिया की दर भी बढ़नी चाहिए। तो अगला मुद्दा मेरे पास में क्या होगा, ये मेरे पास में नंबर 1 था, तो मैं नंबर 2 की बात करता हूं। क्लियर है क्या। ये ए था तो मैं इसको बी कह देता हूं। ये लो बेटा, मैं इसको बी कह देता हूं, और बी पर मैं बात करता हूं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट आ गई बस। ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस, जैसे ही मैं सब्सटेंस को तोड़ता हूं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ेगी। तो क्या कह सकता हूं मैं बेटा इसी चीज को, मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, ऑन ब्रेकिंग, आ रही बात, किसको मैं तोड़ रहा हूं, ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस, ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस, पदार्थ को तोड़ रहा हूं, ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने उसको तोड़ दिया। अब छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दिया तो हुआ क्या साहब, सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज। क्लियर है क्या बेटा, सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज। ये लो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब परिणाम स्वरूप क्या होगा बेटा, ड्यू टू विच, इसके कारण परिणाम स्वरूप अभिक्रिया की दर भी तो बढ़ जाएगी। तो मैं कहूंगा कि ड्यू टू विच ROR, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ये लीजिए, परिणाम स्वरूप अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। तो मैं ये कह दूंगा कि ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SA। SA बोले तो सरफेस एरिया। क्लियर है बेटा, बोलो यहां तक कोई चीज ऐसी जो आप लोगों को लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आई। क्लियर है बेटा। आओ, अगर अब मैं आपसे सरफेस एरिया के बाद में अगर किसी चीज पर डिस्कस कर सकता हूं तो मेरे पास होगी अब उनका केमिकल नेचर। भाई अभिकारक और उत्पाद का केमिकल नेचर कैसा है, उनकी केमिकल प्रकृति कैसी है, उस केमिकल प्रकृति को भी हम समझ लें तो शायद ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सुनो बेटा, मान लो आपको 2 एसिड दे दिए जाए और पूछ ले बताइए भाई किसकी अभिक्रिया फास्ट होगी, किसकी अभिक्रिया स्लो होगी, हाँ या ना। तो याद रखो ये चीज डिपेंड करती है स्टेबिलिटी के ऊपर। ऑर्गेनिक में तो मैं तुम्हें मास्टर करूंगा, आऊंगा जब छोटी छोटी सारी चीजें सिखाऊंगा। क्लियर है क्या। बहुत जल्दी अपन ऑर्गेनिक पे आने वाले हैं, बस ये फिजिकल यहाँ पर बाइंड अप हो जाएगी। उसके बाद 2 इनऑर्गेनिक के चैप्टर बसते हैं, केमिकल बॉन्डिंग मस्ट, सबसे ज्यादा टाइम अपन केमिकल बॉन्डिंग को देंगे। कारण क्यों, सारी चीजें उसी में ही तो है।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी वगैरह वगैरह, हैबिटाइजेशन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए उसको इस टाइम पे करा था। और उसके जस्ट बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। जब ये सारा टॉपिक अपना कवर हो जाएगा तो सुनो बेटा, गंभीरता से सुन लेना। एस ब्लॉक पी ब्लॉक में पीरियडियोसिटी में कवर करा के आ चुका हूं, और एस ब्लॉक पी ब्लॉक के सिलेक्टेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं सारे केमिकल बॉन्डिंग में उठा लूंगा, ठीक है ना। तो आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक दो रिएक्शंस रहती है जो अपन लास्ट में देख लेंगे फटाफट फटाफट चलते हुए। तो पी ब्लॉक वगैरह वगैरह मैं साथ साथ लेता हुआ चलता हूं, तो आप ये मत कहना कि सर आप ये अलग से, उन्हीं के साथ साथ बेटा रिएक्शनों को देखते जाना और समझते जाना, ठीक है ना। फिर हम हमारा सारा फोकस करेंगे ऑर्गेनिक के ऊपर। 25 दिन का अपन टारगेट लेंगे और मैं तुमको पूरी जीओसी कराऊंगा, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले मैं पूरी कराऊंगा कि दुनिया में ऑर्गेनिक रिएक्शन होती कैसी है। ये सारी चीज कराने के बाद ही मैं प्रॉपर ऑर्गेनिक के अंदर एंटर करूंगा, ताकि तुम्हें मजा आए, कभी पेन रुके नहीं समझने में कोई चीज। क्लियर है बेटा? आइए तो पहले अब हम बात करते हैं, क्लियर है बेटा, किसकी? इसी चीज की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट जो थर्ड मेरे पास में है, क्लियर है ना, ये लो पॉइंट थर्ड मेरे पास में। देखो भारती जी एक्चुअली है क्या, एग्जाम दिसंबर में होंगे और आपके पास में भी पढ़ने के लिए समय है, ठीक है ना। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि आप रिवीजन करते रहो, पीछे वाले वीडियो को देखते रहो, और नोट्स आपके पास में पहुंच गए होंगे बाई डाक, नहीं पहुंचे तो आप तुरंत एड्रेस अपना भेजिए, ठीक है ना सर। अच्छा नहीं लगता मैं अच्छा लगवा दूंगा, आप घबराइए मत। एस और पी ब्लॉक में अच्छा लगवा दूंगा, सबसे मस्त चैप्टर हैं दोनों, बहुत अच्छे आ जाएंगे आपको। और नोट्स आपके पास में पहुंच गए होंगे, हार्ड कॉपी आपके पास में आ गई, आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्लियर है ना, ताकि फिर डिस्कशन का समय रहे नहीं रहे, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए पीवाईक्यूज पर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने डाले हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा आप में। क्लियर है क्या बेटा? वो चीजें सॉल्व करो आप। तो आपको देखो मैं मोस्टली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास में ही करा देता हूं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको क्लास में करा देता हूं, ताकि आपको इस तरीके की कोई परेशानी नहीं रहे जब आप सॉल्व करें। घबराइए मत भारती जी, घबराइए मत बेटा, शालू घबराओ मत, हम करा दूंगा मैं सारी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑर्गेनिक में, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक फिजिकल में आ रही है क्या प्रॉब्लम? निकल रहे हैं ना क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मेरा तरीका इंग्लिश में जाने का है, उसको थोड़ा सा फॉलो कर लो, अब तो तुम्हारी आदत पड़ गई है। और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलता हूँ, बोर्ड पे तो लिखता इंग्लिश हूँ, ठीक है ना, कभी कभी तो मैं हिंदी भी लिख देता हूं। तो चलिए अपन पॉइंट तीसरे की बात करते हैं, और पॉइंट तीसरा है हमारा बेटा केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई केमिकल नेचर से आप हमें क्या समझाना चाह रहे हो? देखो बेटा, दुनिया की कोई भी अभिक्रिया होगी, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड नहीं बनेंगे, ये तो प्रोसेस होता है कि कोई चीज टूटेगी और कोई चीज नहीं बनेगी। क्लियर है क्या बेटा? तो नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन और नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी फाउंड, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड बनेंगे। तो मैं ये कह दूं कि भाई इस तीसरे के अंदर अगर मैं दो पॉइंट पर डिस्कस कर लूं, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, क्लियर है क्या बेटा? तो नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन और नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन, दो चीजें हमारे सामने आती है। एक तो होता है नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन और नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन, ठीक है ना। बड़ा ध्यान से देखना, नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन। भाई नेचर क्या है उसका? वो आयोनिक है, वो कोवलेंट है, क्लियर है क्या? वो कोऑर्डिनेट है, वो टूट रहा है, उसका नेचर। और दूसरा नंबर कितने हैं, बात समझ में आ रही है? और दूसरे पे मैं बात करूंगा नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन, नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन। ये इन दो चीजों के ऊपर अब मैं आपसे प्रॉपरली डिस्कस करता हूं। मैं कहता हूं बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, पहली चीज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके? कोई भी आपने चीज ली, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट,
ये लीजिए, पहली चीज तो आप ये हमेशा याद रखिए, अब यदि अभिकारक की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी अभिक्रिया की दर कम होगी। क्यों कम होगी? अरे भाई वो पहले से स्टेबल है और वो हमेशा अपने आप को किसमें रखना चाहेगा, ठीक है ना, वो हमेशा किसमें रखना चाहेगा, स्टेबिलिटी में। ज्योति जी नहीं आने दूंगा प्रॉब्लम, बिलीव करो जब इतना पढ़ा दिया, इतने में कोई प्रॉब्लम है? ऑर्गेनिक आपको बिल्कुल ऐसी कराई जाएगी कि जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। यही तो धाम की क्वालिटी है, आप सरस्वती धाम से जुड़े हो तो यही तो यहाँ की क्वालिटी है कि मैटर जो आपको ये दिया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है, इट्स माई चैलेंज। दूसरे कितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप मैटर उठा लो, सारे कॉपी हमारे ही करते हैं, हाँ या ना। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको हर एक चीज बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी से केमिस्ट्री के मामले में आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी, ठीक है। तो मुद्दा समझिए, मैंने क्या कहा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। बेटा जो चीज स्टेबल है वो अपने आप को स्टेबल ही रखना चाहेगी हमेशा और हमेशा, तो क्यों वो टूट करके रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो मुद्दा समझो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रिएक्टेंट के लिए। तो बोले सर फिर प्रोडक्ट का क्या होगा? तो मैं कहता हूं कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ? अगर प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस केस में अभिकारक की स्टेबिलिटी कम है, रिएक्शन होगी और वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। तो बेटा अगर रिएक्टेंट के रेफरेंस में बात करता हूं तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, और यदि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। बोला आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं एग्जांपल से आपको ये चीज समझाता हूं। देखो बेटा मैंने ये लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, क्लियर है बेटा। अब इसका डीकंपोजिशन हुआ, ये बना CH3COO माइनस और H प्लस, एक एसिटेट आयन बन गया, हाँ या ना, क्लियर है बेटा। और दूसरा ले रहा हूं HCOOH फॉर्मिक एसिड, इससे बना फॉर्मेट आयन, ये लो, दे तो ये भी H प्लस रहा है ना, दे तो ये भी H प्लस रहा है। अब बड़ा ध्यान से सुनो, तुम अगर थोड़ा बहुत जानते हो और समझते हो तो ये जो CH3 है ये यहां पर बेटा क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। इस प्लस आई इफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जबकि यहां तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अपना कभी भी कोई इफेक्ट शो नहीं करता। रीजन हाइड्रोजन के रेफरेंस में ही तो हम सारे इफेक्ट को चेक करते हैं। तो ये प्लस आई इफेक्ट लग जाने के कारण कैसा हो गया, अनस्टेबल। अभी सिंपल समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर समझा रहा हूं, जबकि यहां पर कुछ भी नहीं लग रहा है। तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल हो गया, हाँ या ना, ये स्टेबल हो गया। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी तो ये अनस्टेबल, ठीक है ना, और ये स्टेबल। तो जो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा, स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो HCOO माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किससे, CH3COO माइनस से। क्लियर है बेटा, आ रही बात समझ? और तुम जानते हो कि कोई भी एनायन जितना स्टेबल होगा उससे बनने वाला एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। ये आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैं आपको पूरा सिखा के आया, थोड़ा सा वहां ध्यान से क्लासों को देखो आप, ठीक है ना, कि कोई भी अगर एसिड है और उससे बेस का निर्माण हो रहा है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये होगा। तो मैं कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, विल बी इंक्रीज इन HCOO माइनस आयन। तो मैं कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज इन HCOO माइनस आयन, अभिक्रिया की दर जो बढ़ेगी वो यहां पर बढ़ेगी। क्लियर है ना। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको ये चीज समझाई बेटा, ये लीजिए, क्लियर है। अब इससे ज्यादा छोटा कर दूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, जब PDF बनेगी तो फिर दिखेगा नहीं। आइए
अब अपन बात करते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट, पहला हमने क्लियर कर लिया, कौन सा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मैंने 3 पार्ट किए, तीनों पार्टों को आपको बारी बारी से समझा दिया। पहला पार्ट मैंने फिजिकल स्टेट पर लिया, दूसरा पार्ट मैंने सरफेस एरिया पर लिया, और बेटा तीसरा पार्ट मैंने केमिकल नेचर के ऊपर लिया। तो ये केमिकल नेचर वगैरह मैं आपको सारे कंप्लीट करा चुका हूं। आइए अब मैं आपसे डिस्कशन जो कर रहा हूं वो डिस्कशन अब मैं आपसे करूंगा, तो वो सारा डिस्कशन जो मेरा होगा, क्लियर है बेटा? अब मैं बात करता हूं आपसे कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहा हूं? कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर बात कर रहा हूं। तो लीजिए बड़ा ध्यान से समझना, ओरिजिनल कहानी अब स्टार्ट होने वाली है चैप्टर की। क्लियर है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये नंबर मैं यहां पर सेकंड डालता हूं और इसको लिख देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल बनने हैं इस चैप्टर के अंदर अब वो कंसंट्रेशन टर्म से बनेंगे। तो बड़ा ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर अब मैं बात करता हूं। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जो कंसंट्रेशन होती है, शायद वो आप जानते हो कि N/V होती है, इसी को अपन मोलरिटी भी कह देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। हाँ या ना? तो क्या बेटा अगर मैं मोल को फिक्स कर लूं और कंसंट्रेशन को C से दिखाऊं तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आएगा क्या? तो अब सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन देगा कंसंट्रेशन के ऊपर और पूछेगा वॉल्यूम, क्वेश्चन देगा कंसंट्रेशन पे पूछेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम देगा तो पूछेगा कंसंट्रेशन पर। तो हमेशा ये याद रखना कि सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगी। आयतन बढ़ाऊंगा सांद्रता कम हो जाएगी, सांद्रता बढ़ाऊंगा आयतन कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है ना? अब मैं आपसे बात करता हूं फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, मुझे पता नहीं है रिएक्शन कौन सी है, बस मैं लिख रहा हूं फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। अब मुझे उसी से पता लगाना है भैया रिएक्शन कौन सी है। तो पहले आप समझिए, मैं डबल स्टार लगा करके सीधी सीधी सिंपल बात ये करता हूं, ये लीजिए क्या बात कर रहा हूं मैं, अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है पर्टिकुलर, एक आपको पर्टिकुलर रिएक्शन दी जा रही है, कुछ पता नहीं ना भी अपन जानते हैं कि भाई रिएक्शन कौन सी, चैप्टर में यही तो सीख रहे हैं हम कि भाई रिएक्शन सिंपल है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है कि रिएक्शन है क्या। देन बेटा आइए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन मैंने दी और मैंने कहा कि अगर मैं कंसंट्रेशन को, सांद्रता को डबल कर दूं, दोगुना कर दूं, ये लीजिए डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। ये लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो 2 टाइम्स इंक्रीज। भाई ये कौन सी रिएक्शन है कि अगर मैंने सांद्रता को दुगना कर दिया तो अभिक्रिया की दर भी कितनी हो गई? दुगनी हो गई। कौन सी रिएक्शन है? यही तो निकाल रहे हैं इस चैप्टर में, यही तो काम है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि की है या शून्य कोटि की है। आ रही है बात समझ में? यदि मैं अब इसी रिएक्शन के लिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रिएक्शन और मैं ये कह रहा हूं कि सांद्रता को अगर मैं डबल कर दूं तो अभिक्रिया की दर भी डबल हो जाती है। अब वो ये क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, समझना मेरी बात को, मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं बेटा तुम लोगों को सिखाने के लिए। वो ऐसे कह देगा कि किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता को दुगना किया जाता है तो अभिक्रिया की दर भी दुगनी हो जाएगी। तो आप बताइए कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लो लैंग्वेज में बना दिया, ऑप्शन बना दिए 4, आयतन आधा हो जाता है, आयतन दुगना हो जाता है। क्लियर है क्या? आ रही है बात? आयतन 4 गुना हो जाता है या आयतन अप्रभावित रहता है। अब सुनो, सांद्रता को दुगना किया तो वॉल्यूम कम होगा, तो अगर ये दुगना कर रहा हूं तो ये देखो इसका आधा हो जाएगा क्या? भाई ये एक था तो ये भी एक, अगर ये दुगना किया तो ये आधा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा फॉर द सेम रिएक्शन, फॉर द सेम रिएक्शन what will be the effect ये लीजिए फॉर सेम रिएक्शन, जो मैंने ऊपर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन लिया,
आगे बात समझ है, व्हाट विल द इफेक्ट इफ वॉल्यूम हाफ, इफ वॉल्यूम, ये लीजिए हाफ, अगर मैंने वॉल्यूम को आधा कर दिया, 1/2 तो ऊपर चला गया, तो अभिक्रिया क्या हो रही है बेटा, कंसंट्रेशन दुगनी कर रहा हूं तो अभिक्रिया भी दुगनी हो रही है। बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं वॉल्यूम को आधा कर देता हूं तो होगा क्या, अभिक्रिया दुगनी हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं कंसंट्रेशन को दुगना कर रहा हूं तो अभिक्रिया दुगनी हो रही है। यदि मैं वॉल्यूम को आधा कर दूं, इसको आधा कर दूं, तो अभिक्रिया की दर अभी भी कितनी होगी, दुगनी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये हाँ या ना, कंसंट्रेशन पर चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं ये नहीं जानता हूं कि मैंने कौन सी रिएक्शन ली, बस एक सिंपल सी रिएक्शन दे दी, कहा कि कंसंट्रेशन अगर दुगनी करता हूं तो अभिक्रिया की दर भी दुगनी हो जाएगी। तो सेम रिएक्शन के लिए यदि मैं वॉल्यूम को आधा कर दूं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, वो भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, वॉल्यूम। बोलो पहले चीज क्लियर? बिल्कुल छोटे छोटी चीजों पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। मान लो कि ये रिएक्शन कंसंट्रेशन में ना दे करके आपको प्रेशर में देता, किस में देता बेटा, प्रेशर में दे देता। आ गई बात समझ में? क्या कहा आपने? ठीक है, आइए आगे अपन देखते हैं। ठीक है ना बेटा? नहीं, रेट ऑफ CH3COH की ज्यादा नहीं होगी बेटा, उस टॉपिक को पढ़ना देखना। अपन स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या? किसके रेस्पेक्ट में अपन स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? अपन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में मैंने आंसर लिखा था, आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बोल रही है। ठीक है ना बेटा? तो वो चीज देख लीजिएगा। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं प्रेशर। अगर कोई रिएक्शन मुझे प्रेशर के उसमें दी गई हो, क्लियर है क्या बेटा? तो कंसंट्रेशन तो मैं निकालूंगा फॉर गैसियस रिएक्शन। अगर गैसियस रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो गैसियस रिएक्शन में मैं प्रेशर को लूंगा, और आप जानते हो कि पीवी इजिकल टू क्या होता है साहब, एनआरटी होता है। डन बेटा? और आप समझ क्या रहे हो कि P इजिकल टू एन अपॉन वी आर टी होता है। दैट मीन्स अगर मैं कहूं तो P इजिकल टू सी आर टी होगा। और अगर मैंने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन को करा दिया तो R मेरे पास में गैस कांस्टेंट, अगर मैं कह रहा हूं कि T मेरे पास में कांस्टेंट है तो डेफिनेटली R भी तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको आप यूजीसी कहते हो। यूजीसी मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बड़ा ध्यान से देखो, अब क्या है यहाँ पर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ गया क्या, क्योंकि T भी कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट, तो क्या आ गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो जो कंसंट्रेशन की टर्म है वही अपने आप प्रेशर में आ गई, और कल कन्वर्जन मैंने सिखाया था। तो अब सुनो और बड़ा ध्यान से समझना, मैं यहीं से एक क्वेश्चंस बनाता हूं, एक क्वेश्चंस यहीं से ही बनाता हूं। यदि मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, सी को क्या किया बेटा, डबल किया, तो किसी ना किसी प्रोसेस के जरिए जो अभिक्रिया की दर है ROR, वो मैं कह देता हूं कि 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन अगर मैंने सांद्रता को दुगना किया तो अभिक्रिया की दर 3 गुना हो जाती है। आ रही है बेटा बात समझ में? क्लियर है ना? तो अब मुझे बताओ कि अगर मैंने प्रेशर को डबल कर दिया तो अभिक्रिया की दर ROR क्या होगी? बोलो बेटा। तो तुम अभी अभी तो देख के आए हो कि सर प्रेशर को देख करके घबराना मत, अगर कंसंट्रेशन दुगनी करने पर 3 टाइम्स हो रही तो प्रेशर को दुगना करने पर भी अभिक्रिया 3 गुना ही बढ़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो क्या मैं यहां पर लिख दूंगा 3 टाइम्स इंक्रीजेस, ये लीजिए, ये कितने टाइम बढ़ जाएगी, 3 टाइम अभिक्रिया बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ क्या बेटा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको देखना, फिर अपन जुगाड़ निकालेंगे इनका। अरे भाई हमको तो क्वेश्चन करने, हमको थ्योरी थोड़ी करनी है, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। बस एक ऑब्जेक्टिव कैसे होता है उसका आइडिया लगना चाहिए।
ये हमें आइडिया लग गया। अब इसके ऊपर सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बात करते हैं ना, क्यों थ्योरी में घुसे फालतू। तो मुद्दा समझो, बड़े ध्यान से समझना कि मैं क्या रहा हूं, और मेरी बातों को अच्छे से आप सुनने की कोशिश करना। चाहो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आ रही है बात भाई, हम जितनी भी रिएक्शंस कर रहे हैं, आ रही है बात समझ। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर बेटा, कंसंट्रेशन के ऊपर। आ रही है बात समझ। अब कंसंट्रेशन नहीं है तो हम वॉल्यूम पे ले सकते हैं, प्रेशर पे ले सकते हैं। तो कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एज वेल एज प्रेशर एज वेल एज वॉल्यूम। डन बेटा, यही तो चीज देख के आ रहे हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन इन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर। इन दिस डिपेंडेंसी ऑल्सो चेंज विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी, उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। क्लियर। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक अपन ने पढ़ लिया पूरा, अगर इस टॉपिक की बात करूं तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रिएक्शन। हम तो बिल्कुल सिंपलेस्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो सुनो, जितनी भी मैंने बकवास की है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब अब जो लिख रहा हूं उससे है। सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। मैं चाहे कितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस बना दूं, 30 सेकंड में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर कर रही है, अभिक्रिया की दर प्रेशर पर निर्भर कर रही है, अभिक्रिया की दर वॉल्यूम पर निर्भर कर रही है। तो सर क्या जुगाड़ है? मैं ये कहता हूं फॉर द मोस्ट ऑफ रिएक्शन, ये देखना, फॉर द मोस्ट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बेटा? जो रेट है, मैं कह रहा हूं कि जो रेट है, अभिक्रिया की दर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन की। ये लो बेटा। और कंसंट्रेशन के ऊपर अगर मैं ऑर्डर लिख दूं तो अब ये ऑर्डर क्या होता है, बस यही चीज तो तुम्हें सीखनी है मुझसे। और सारे न्यूमेरिकल अपने आप इस चीज में आप रख दोगे तो क्या अब क्वेश्चन के आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं तुमसे पूछ लूं, ये रे भाई, और अभिक्रिया की दर ये रही, बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो अभिक्रिया की कोटि को तुम हमेशा n मानते हुए चलोगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? n। तो अब मैं तुम्हारे को कोई भी सांद्रता दे दूं और कह दूं कि अभिक्रिया की दर इतनी होगी, बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है? आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या बेटा? तो क्या अब यहां पर यह कहा जा सकता है क्या, सुनना, अब इस फॉर्मूले को अगर मैं तुम्हारे लिए डिराइव करूं तो क्या मैं इसको ऐसे 3 चरणों में अलग अलग लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल तरीके से। मैं ये कहता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। पहला तो ये लीजिए। क्लियर है बेटा? तो यहां पर रेट जो है वो चेंज है, कितना चेंज हो रहा है रेट में और कितना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में। ठीक है ना? और ये जितने भी एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये कहलाते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। याद रखना मैंने क्या कह दिया, ये कहलाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये लीजिए, ये कहलाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है क्या? रेट लॉ व्यंजक। तो रेट लॉ व्यंजक को ये, तो रेट जो है ना वो चेंज इन रेट है। मान लिया कि मैंने कह दिया किसी अभिक्रिया के अंदर पदार्थ को सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर 3 गुना हो जाती है। तो पहला कितना गुना चेंज हुई? 3 गुना। कितना किया? कंसंट्रेशन में जो चेंज किया उसके कारण। तो ये आर जो रेट है ना बेटा, वो है चेंज इन रेट, और ये कंसंट्रेशन जो है ना वो है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो क्वेश्चन पढ़ करके और एन अभिक्रिया की कोटि, मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा, समझ में आएगा। अब तुम पढ़ करके आए हो कि भाई जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर सांद्रता के है तो डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी रे? वॉल्यूम के। ये लो। तो अपने आप अब क्या ये यहां से कहानी समझ में आ गई? और अभी तुम पढ़ के आए हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या बेटा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी।
तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर n। ये लो, ये भी तो लिख सकता हूं ना ऊपर वाले कंक्लूजन को देखते हुए। अब सुनना, मैं अगर इसको ओपन करूं और मैं कह दूं कि रेट विल इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, तो ये के क्या है, ये के क्या है बेटा, आ गई बात समझ में। इसी को तो कहते हैं अपन रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसी की तो यूनिट पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसी की यूनिट पे ही तो अपन अब डिस्कस करेंगे। ये क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट, या फिर कहूं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर मैं कह दूं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वेलोसिटी कांस्टेंट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में जो बने वो सारे सिंपली रेट लॉ बने, और ये सिंपली रेट लॉ अब आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। ये लीजिए बेटा, मुद्दा मेरा क्लियर, क्लियर है बेटा। तो अब सबसे पहला तो अपने को एक के फाइंड आउट करना है कि ये के क्या चीज है और इससे कैसे यूनिट्स को निकाला जाएगा। तो मैं ये कह दूं भाई, अब मैं अगर आगे बढ़ूं और आगे आपसे डिस्कस करूं तो क्या मैं अब इस बात को ये कह सकता हूं क्या कि जो रेट है, रेट, अब मैं देखो स्मॉल आर लिख रहा हूं, पहले मैं पूरी रेट लिख रहा था, अब स्मॉल आर लिख रहा हूं, बस मेरे में यही गलती है, इसलिए ध्यान रखना। मैं पता नहीं क्या क्या लिख देता हूं, मेरे को शॉर्ट चलने की आदत है, तो आर बड़ा ध्यान से देखना, आर का मतलब रेट, क्लियर है क्या बेटा, इजिकल टू के, और मैंने यहां कहा है कंसंट्रेशन की पावर एन, यही तो फॉर्मूला बनाया पीछे, ये रहा, रेट को मैंने लिख दिया आर के कंसंट्रेशन की पावर एन। अब सुनो और बड़ा ध्यान से देखो, अगर मैंने कंसंट्रेशन को एक मान लिया तो आर इजिकल टू के बन गया क्या, हाँ या ना। और क्या अगर मैं 1 की पावर ऑर्डर लिख दूं, ये ऑर्डर n कर दूं, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अब बड़ा ध्यान से देखो रे, 1 की पावर अगर कुछ भी डाल दी जाए तो क्या यहाँ पर r इजिकल टू के ही आएगा क्या, तो जो रेट होगी क्या वो k को एक्सप्लेन करेगी क्या, पहली चीज तो वास्तव में अब अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं इस पर्टिकुलर के की, किसकी बनाऊं बेटा, इस पर्टिकुलर के की डेफिनेशन बनाऊं, जो कि मैंने कहा है वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना बेटा। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या इसकी डेफिनेशन, समझना, अब इस पूरे पोर्शन के बेस पे ही तो मैं क्या बनाऊंगा, इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा। तो k इज डिफाइंड एज, k इज डिफाइंड as rate of reaction, ROR, बात समझ में आ रही है, when concentration of, अब देखो यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी, मैं क्या बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी, मेरे शब्दों को सुनना, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी, कुछ भी हो, each and every is involved in rate law। ये क्या है, पूरा का पूरा रेट लॉ एक्सप्रेशन ही तो है, इस चीज को मैंने क्या कहा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये लो। तो मैंने क्या कहा, K is defined as rate of reaction when concentration of each and every involved in rate of expression is unity। एक ही तो माना है मैंने, is unity, ये लो बेटा, एक ही तो माना, तो मैंने इस चीज से इसकी डेफिनेशन बना दी है, क्लियर है, बोलो। तो अब मुद्दा, बोले सर अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो हम क्या करें, सुनो सुनो भाई, अब आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो बड़ा ध्यान से देखो कि अब आप करोगे क्या।
ये लो, इस चीज को मैं यहां पर अब ऐसे लिख रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्लियर है क्या बेटा? जो ये चीज मेरे पास आई, पहले मैं इसको एक बार यहां पर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं और फिर से समझा दूं तुम लोगों को। मैंने कहा कि R इज इक्वल टू के, ये लीजिए कंसंट्रेशन की पावर n, तो R इज इक्वल टू के 1/v की पावर n, ये भी रख सकता हूं। क्लियर है क्या बेटा? अब वास्तव में जो ये रेट है मेरे पास में, ये क्या है बेटा? चेंज इन रेट। क्वेश्चन को पढ़ना और डायरेक्ट आंसर देना। मैं यहां पर बात कर रहा हूं चेंज इन रेट विल इक्वल टू के, और अंदर लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर n, ये लीजिए बेटा, इसमें डालना, मैक्सिमम तुम्हारे आंसर एक लाइन में खत्म हो जाएंगे। कोई आपको मैथमेटिकल जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? आओ अब बोले सर पहले इसकी हमें के की यूनिट तो बता दो, बाकी चीजें तो हम बाद में देख लेंगे। अब ये हमें पता पड़ गया एन क्या है। भाई एन तो पता पड़ ही गया ना, अभिक्रिया की कोटि है, और अभिक्रिया की कोटि एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, कभी भी थ्योरेटिकली निकाली नहीं जाती। क्लियर है क्या? अब एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे उसी पे तो आ रहे हैं हम धीरे धीरे। पहले हम रेट लॉ लिखना सीखेंगे, डिफरेंस सीखेंगे कि भाई रेट लॉ और जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसमें अंतर क्या होता है, उन दोनों के अंतर को समझ लेंगे और फिर आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले क्यों ना अपन रेट निकाल लें बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट रेट। तो देखो मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे यूनिट। यूनिट क्या होगी, इस यूनिट को पकड़ते हुए चलना। और यूनिट के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है बड़े अजीब से, समझ में ही नहीं आते, तो यूनिट के ही तो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए अपने से। आओ मैं क्या कह रहा हूं, आपने फार्मूला लिखा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n, ये लिखा है आपने। अरे भाई जमा लो, तो K इज इक्वल टू R अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, हाँ या ना? बोलो बेटा। और तुम जानते हो रे 2 दिन पहले तुमने खुद ने ही निकाली है रेट की यूनिट। पिछली क्लास में तुम रेट की यूनिट निकाल के लाए हो ना, चेंज इन कंसंट्रेशन टाइम टेकन, याद आ गया? तो जो मेरे पास में ये R है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन तो हमेशा मोल पर लीटर में होती है, और उसमें लगने वाला टाइम तो टाइम टेकन हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ R की यूनिट के लिए। और नीचे फिर है मेरे पास में कंसंट्रेशन की पावर n। बोलो समझ आ रहा है क्या भारती जी, शालू बेटा, तीनों जो भी लोग बैठे हो आप ऑनलाइन, इतनी चीज समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो क्या अब K इज इक्वल टू, ये लीजिए कंसंट्रेशन की पावर 1 और नीचे कंसंट्रेशन की पावर n और नीचे टाइम ही तो आ रहा है। तो अगर अब मैं इस पूरी चीज को ऊपर लेकर के चला जाऊं, इस पूरी चीज को ऊपर लेकर के चला जाऊं, तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n आ जाएगी। क्या ये n ऊपर गया तो माइनस में आएगा, 1 माइनस n, और टाइम अगर ऊपर गया तो टाइम भी तो माइनस में आएगा ना, इनटू टाइम इनवर्स। लो बेटा, पहली चीज तो समझ में आ गई। अब तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, हाँ या ना? तो अब मैं अगर इस यूनिट को यहां लगा दूं, K इज इक्वल टू, ये लीजिए मोल और ये पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। और तुम इस बात को जानते हो कि भाई जो टाइम तुम्हारे को दिया गया है वो टाइम मिनट में भी हो सकता है, हावर में भी हो सकता है, और सेकंड में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? भाई टाइम दे दे साल भर में हो, क्लियर है क्या? मिनट में हो, सेकंड में हो, घंटों में हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो टाइम क्या दे रहा है, ठीक है ना? तो यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। तो क्या बेटा मैं जर्नल
अब अगर यूनिट लिखना चाहूं तो K इज इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर उल्टा, लीटर ऊपर से गया तो माइनस, तो क्या मैं इसको n-1 लिख दूंगा क्या? बोलो। और मेरे पास में ये आ गया टाइम इनवर्स। ये लो बेटा, ये एक जर्नल एक्सप्रेशन है किसी भी, ये लो, यूनिट को फाइंड आउट करने का। nth कोटि की कोई भी अभिक्रिया होगी, nth कोटि की बात कर रहा हूं मैं, तो nth कोटि की अगर कोई भी अभिक्रिया होगी ना, तो उसको एक्सप्रेस करने का ये बेटा सबसे बेहतरीन एक जर्नल फार्मूला आपको याद करना है। मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1, टाइम इनवर्स, कहानी खत्म। अब बोले कैसे? आओ, मैंने ये कहा आपको कि K इज इक्वल टू, मेरे पास है मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर, ठीक है ना बेटा, n-1, और ये लीजिए टाइम इनवर्स। बोलो n क्या है? यहां पर n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि, और n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड अप टू 7 कुछ भी हो सकती है। एक चीज और याद रखना, अभिक्रिया की कोटि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है, 0 हो सकती है। तो देखो मैंने 0, 1, 2, 3 लिखा है, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, 0 हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की अणु संख्यता, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर तुमने 0 लिख लिया तो बताओ रे, मॉलिक्यूल ही नहीं है उसमें। तो कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है ऐसा भी कि अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है। अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, 0 कुछ भी हो सकती है, लेकिन अणु संख्यता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा? इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने ये ले लिया 0, ठीक है ना बेटा। तो बताओ, अब मैं अगर K की यूनिट निकाल लू, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया फॉर 0 ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर, आ गई बात से केमिकल काइनेटिक्स, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक क्या होगा। तो आराम से अब K इज इक्वल टू, तुम n की वैल्यू डाल दो 0, तो देखो आ गया मोल, फिर n की वैल्यू यहां डाल दो तो आ गया लीटर इनवर्स, 0 डाल दिया, और ये आ गया साथ में टाइम इनवर्स, ये लो। तो कब n इज इक्वल टू 0 होने पर अभिक्रिया की जो दर हो गई मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इसी तरीके से अगर मैं n इज इक्वल टू 1 डाल दूं तो मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, ये लीजिए मैं डैश लगा देता हूं, इसका मतलब केमिकल काइनेटिक्स। तो बड़ा ध्यान से देखो, K इज इक्वल टू, जैसे ही मैंने n को 1 डाला तो 1 माइनस 1 0, और किसी चीज की पावर भी 0 ऑलवेज 1 होती है। इसी तरीके से यहां डाला तो भी 0, तो बच गया क्या? टाइम इनवर्स। ये लीजिए, ये टाइम इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो K की यूनिट जो आएगी वो टाइम पर डिपेंड करेगी, ओनली फॉर टाइम इनवर्स। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? इसी तरह से अब अगर तुम लोग आराम से इस पूरी चीज को n इज इक्वल टू 2 लिख देते हो तो K इज इक्वल टू, अब मैं आपको समझ में आ गया होगा, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 वगैरह रखता जाऊं तो मैं डायरेक्ट यूनिट लिख दूं क्या बेटा? अब ये बार बार इस तरीके से सॉल्व करने के बजाय मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो देखिए अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लिख देता हूं तो क्या मेरे पास जो K की यूनिट आएगी वो बड़े ध्यान से देखना, 2 गया तो मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, ये बनेगी क्या? मोल लीटर, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। और जैसे ही n इज इक्वल टू 3 लिखता हूं तो K इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से क्या बनेगी, बोलो बेटा? मोल माइनस 2, 3 रख दिया ना, और 3 में से गया तो लीटर स्क्वायर टाइम इनवर्स। n इज इक्वल टू अगर मैंने 4 रख दिया तो K इज इक्वल टू 4 में से ये गया, तो बड़ा ध्यान से देखिए, मोल का क्यूब लीटर का क्यूब, आ रही है बात समझ में, और टाइम इनवर्स, ये लीजिए। बोलो मुद्दा समझ आ रहा है? हाँ या ना?
क्लियर है ना? अब सुनो बेटा, यहां पर मैंने तुमको यही तो कहा है कि भाई अभिक्रिया की कोटि जो होती है एन, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। मान लो मैंने आधा लिख दिया, तो अब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जी? ये लो के इजिकल टू ये रहा मोल की पावर 1 - 1/2, ये लीटर की पावर 1/2 - 1, और ये मेरे पास आ गया टाइम इनवर्स। तो K इजिकल टू, तो ये हो जाएगा मेरे पास में मोल की पावर 1/2, और ये मेरे पास में लीटर की पावर आ जाएगी माइनस का 1/2। हाँ या ना? क्लियर है बेटा? बोलो। और टाइम मेरे पास में आ जाएगा इनवर्स। अब मेरे को एक बात बताना यार, छोटी सी, अगर ये मेरे पास में √x है, तो क्या मैं इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? इतना सा तो जवाब दे दो, हाँ या ना? तो देखो ना, K इजिकल टू रूट मोल इंटू 1/√L, उसको नीचे लेकर के चला जाऊं तो प्लस में आ जाएगा। अरे भाई उसको 1 कर दूं और ऊपर से लेके आऊं तो ऐसे भी चीज बन जाएगी। और फिर टाइम इनवर्स, तो ऐसे गधा बना दे कल को यूनिट दे करके, तो ऐसे गधा नहीं बनना है। मुद्दा समझ आ गया? क्लियर है भाई? वो माइनस का 1/2 है ना, तो उसको मैं, ये लो, अगर ये x की पावर 1/2 है माइनस की, तो क्या मैं इसको 1/x की पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? और क्या मैं इसको 1/√x लिख सकता हूं क्या? ये लो, ऐसे दे दे तो सेकंड ग्रेड में वो घुमा घुमा के यूनिट ऐसे ही तो पूछेगा। भाई ये यूनिट बताओ, तुम कहोगे यार ये यूनिट तो कभी देखी नहीं रूट में। अरे देखी क्या नहीं, उसने हाफ रख दिया। चलो एक और देता हूं, यदि n इजिकल टू 3/4 ले लिया, छोड़ो ना 3/4, ये प्लस हाफ लिया है ना, तो ये माइनस हाफ ले लो। अब तो तुम सीख ही गए हो। तो बताओ, मुद्दा सीधा सीधा सिंपल सा, क्या n इजिकल टू, सॉरी k इजिकल टू ये लो मोल मोल, अब मैंने लिख दिया 1 माइनस का 1/2, 1 माइनस का 1/2, बात समझ में आ रही? और फिर मैंने यहां पर लिख दिया लीटर की पावर -1/2 - 1, और ये लीजिए टाइम इनवर्स। अब मुझे सोच करके बताओ, क्लियर है क्या कि ये कितना बनेगा? -1/2 रखी है n, तो ये बन जाएगा प्लस, है ना? तो अब बताओ, k इजिकल टू मोल की पावर 2 रही है, तो अभी 3/2। बोलो बात समझ में आ गई? और लीटर की पावर आ जाएगी कितनी? 2, तो माइनस का 3/2, और ये लो टाइम इनवर्स। क्लियर है बेटा? अब मुझे एक बात बताना रहे, x की पावर 3/2 है, तो क्या उसको √x और इस तरीके से 3 लिखा जा सकता है क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं मैथमेटिक्स में? जल्दी बताना। यार बोलते ही नहीं हो तुम, कैसे लिख सकता हूं क्या? और यदि मेरे पास में x की पावर माइनस का 3/2 है, तो क्या मैं इसको 1/x की पावर 3/2 लिख सकता हूं? और क्या इसी चीज को 1/√3 और x लिख सकता हूं क्या? चालू जी, भारती जी, बोलो ना बेटा, हाँ या ना? तो सोचो
कि यहां पर अगर K मुझे दिया गया है, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया भारती जी सारी चीजें, तो मोल की पावर 3/2, लीटर की पावर -3/2, टाइम इनवर्स, ये तो सारी चीजें मैंने लिख दी। एक्सप्रेशन देखो, क्या वो ऑप्शन ऐसे बना बना के दे सकता है क्या? कैसे? मोल लिख दे, इसका रूट डाल करके इस पर 3 लिख दे, इंटू 1/3 रूट में वो लीटर डाल दे। एक्सप्रेशन बनाने के तरीके हैं ना ये तो, और इंटू टाइम इनवर्स लिख दे। ये एक्सप्रेशन बनाने के तरीके होते हैं, जो कि साधारण रूप से ऐसे ऑब्जेक्टिव कभी अपन ने देखे नहीं है। भाई ये चीजें कभी अपन ने देखे नहीं है, मैथमेटिक्स की चीजें होती है, केमिस्ट्री में अपन इन चीजों को बहुत कम देखते हैं। तो वो ऐसे बना करके दे दे, तो बेटा यही छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो आते हैं सेकंड ग्रेड में, और है क्या, बस कंफ्यूज कर देता है यार, बोले ऐसी यूनिट तो कहीं देखी ही नहीं। अरे देखी क्या नहीं, बना रहा है, मैथमेटिकल पार्ट को सॉल्व कर रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम यहां आएगी, तो तुम अब किसी भी ऑर्डर की बड़े आराम से केमिकल काइनेटिक्स को सॉल्व कर सकते हो। डन। अब सुनो, यही रिएक्शन अगर गैसियस होती तो कुछ नहीं सर, एटमॉस्फेयर ले आते। तो आओ अगला और देख लेते हैं, है ना, अगली चीज और देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। फॉर गैसियस रिएक्शन, ये लीजिए, फॉर गैसियस रिएक्शन, ये लीजिए फॉर गैसियस रिएक्शन। अब गैसियस रिएक्शन के लिए आप ये कहोगे कि जो K होता है सर, और वो मोल कंसंट्रेशन होती है, उसको आप ATM लिख दो और उसकी पावर 1 - n कर दो। डन है ना। कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाता है, बस लीटर मीटर का कोई काम ही नहीं है, और साथ में टाइम इनवर्स आ जाता है। ये लो बेटा, क्लियर है ना। अब कभी कभी ATM ना लिख करके बार लिख देते हैं, जमाना ही आजकल बार का है, बार तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। भारती जी इतने गंदे तरीके से भी दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते हैं वो, आप उनको मना कर दोगे क्या? कोई गंदा तरीका नहीं, बहुत अच्छा तरीका है, नई सोच है, नया क्राइटेरिया है। क्वेश्चन आसान, बिल्कुल आसान, उस रूम में बैठे हुए सारे बच्चों को आता होगा जितने भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द टाइम माइंड के अंदर क्लिक 2-4 के ही तो करेगा कि हाँ यार ये चीज थी, बाकी तो सब सिली मिस्टेक के अंदर गलत करके आएंगे। तो वो चाहता यही तो है भाई, सिली मिस्टेक करें, ठीक है ना। तो गंदा तरीका नहीं है, मेरी नजर में बहुत अच्छा तरीका, और देना चाहिए और आना चाहिए अब ऐसे, ठीक है। चलो, तो बार भी आ गया और ये भी आ गया। तो अगर मैं n = 0 ले लेता हूं, तो क्या मेरे पास में, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ATM और टाइम इनवर्स यूनिट बनती है। ATM, ये लीजिए टाइम इनवर्स फॉर जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, 1 ले लेता हूं तो ओनली फॉर टाइम इनवर्स यूनिट आती है, और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स n = अगर मैं 2 ले लेता हूं, तो देखिए 2, तो ATM इनवर्स, और क्या मेरे पास में टाइम इनवर्स आता है। यदि मैं n = 3 ले लेता हूं, तो बताइए क्या मेरे पास में ATM की पावर -2 और टाइम इनवर्स आता है, हाँ या ना। इसी तरीके से आप चलते जाओ, ये 2 की जगह मैंने 3 लिया है ना, तो अब इसको 1/ATM इंटू टाइम इनवर्स लिख सकते हो, इसको 1/ATM का स्क्वायर इंटू टाइम इनवर्स लिख सकते हो।
ये लीजिए, ये प्रेशर वगैरह पर आपका सारा काम हो गया, ठीक है ना। छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, सुनो, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं बनाता हूं, फिर गंदा तरीका है अच्छा तरीका भारती जी आप बताना, ठीक है ना। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन लिखना, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे दी, आगे वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या कह रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मन से कुछ भी दे रहा हूं, बना रहा हूं क्वेश्चन, तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मान लो मैं आपको दे दूं 3 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना दे दिया, यहां लिख देता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर -3। मुद्दा देखना, मैं आपको दे रहा हूं मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, क्लियर है क्या। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो तो आपसे ऐसे पूछेगा। अब अगर तुम्हें ये याद है ना तो 1 मिनट में आंसर आ गया कि ये यूनिट किसकी लिखाई है मैंने, ठीक है क्या, आ रही है बात समझ में। ये देखो मोल स्क्वायर लीटर, तो 3 था ना, ट्रिक याद करने की कोशिश करो रे, 2 था तो -1 1 1, 3 था तो 1 कम 2 2, 4 था तो 3 3, जुगाड़ समझ में आ गया। अगर मान लो n इजिकल टू 5 लिख देता तो k इजिकल टू मोल -4 लीटर 4 टाइम इनवर्स, जुगाड़। तो देखो सीधा आंसर थर्ड ऑर्डर, 2 2, तो n इजिकल टू थर्ड, मेरा तो आंसर एक लाइन में क्या सोचना भी नहीं पड़ा और आंसर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी मान लो किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व करे, सुनो, k इजिकल टू मोल पर लीटर की पावर n माइनस सॉरी 1 माइनस n, और टाइम की जगह सेकंड इनवर्स लिख दो। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है अपना, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता। तो देखो मोल और लीटर को तो उसने मुझे दे ही दिया ना, कितना 2 दे ही दिया, तो ऊपर जो पावर है 1 माइनस n, क्या मैं इसको 2 के बराबर रख दूं क्या, तो देखो ना n इजिकल टू क्या है, डायरेक्ट 3, कहानी खत्म। और मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट 3 रख दूं, अन्यथा मैं ऐसे रख दूं। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मुद्दा क्लियर, बोलो। हाँ या ना, बढ़ जाऊं आगे, जल्दी बोलो। तो अब मेरे पास होता है कि भाई रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंट क्या है, ये तो आपने हमको बता दिया सारा, रेट कांस्टेंट, एक होती है रेट और एक होता है रेट कांस्टेंट। तो रेट और रेट कांस्टेंट में बोले अंतर क्या है। अब क्वेश्चन कभी कभी यहां से आ जाता है कि रेट और रेट कांस्टेंट में अंतर क्या है, सब एक चीज समझते हैं कि रेट ये हो गई रेट कांस्टेंट, बेटा रेट कांस्टेंट के कहा है और अभिक्रिया की दर वो पूरी चीज अलग है, बात समझ में आ रही है क्या। तो रेट और रेट कांस्टेंट में क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से अपन एक्सप्लेन करेंगे, और फिर यहीं से अपन निकालेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है और अभिक्रिया की अणु संख्यता क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो मैं आज की क्लास यहीं छोड़ रहा हूं और तुमसे ये उम्मीद करता हूं कि कल बेटा थोड़े बहुत इसके जो नोट्स तुम्हारे पास में आ गए हैं उनमें से यूनिट वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करो। और अब तुम ये देखो कि मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन आज की क्लास में करा दिए एक बार देखना, सुनना, ऐसे 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 जर्नल, ये ए और इससे कोई बी, ये रिएक्शन है,
बात समझ में आ रही है? ए और बी कोई जर्नल रिएक्शन है। मैं ये कह रहा हूं कि फॉलो सेकेंड ऑर्डर, ऐसे करा रहा हूं एक, ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है। कोई भी अभिक्रिया लिख दी मैंने और कह दिया कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है। यदि इसकी सांद्रता को तिगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, तुमने आज ही फॉर्मूला लिखा है, रेट इजिकल टू के और कंसंट्रेशन की पावर एन, तो क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कर देना अपन, ठीक है ना। अब सुनना, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर, तो पहले 2 कर दूं क्योंकि फॉलो किसको कर रही है, सेकंड ऑर्डर को। अब मैंने क्या बोला है, अगर इसकी सांद्रता को दुगना कर दिया जाए, सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया 4 गुना हो जाती है, अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है। तो देखो चेंज 4 गुना, सांद्रता कितनी कर दी, 2 गुना, पावर क्या कर दूंगा, एन। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? तो क्या अब मैं इसको 2 की पावर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 की पावर एन करके काट दूं, तो देखो एन इजिकल टू 2, डायरेक्ट आंसर आ गया ना। हाँ भाई, फॉलो कर रही है सेकंड ऑर्डर, बताओ मुझे कहां पेन चलाना पड़ा। बात समझ आ रही है? मैं ये कह देता कि मान लो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण कर रही है, क्लियर है ना। अब मान लो मैं ये भी नहीं कहता, मैं कहता कि यदि किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया की दर भी दुगनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो सांद्रता को दुगना किया तो रेट भी दुगनी हो गई, 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 की पावर एन, काट दो ना, तो एन इजिकल टू 1, कहानी खत्म भाई, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। बताओ ना बेटा, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो आएंगे, 30-30 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। तो एक जुगाड़ बस ये, अब मैं इसी के ऊपर वॉल्यूम ले लेता, इसी के ऊपर तो कल इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे 15-20 क्वेश्चन निकाल के रखेंगे बढ़िया बढ़िया, क्योंकि अभी अपन फैक्टर में चल रहे हैं। पहला फैक्टर अपना नेचर खत्म हुआ है, दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन, तीसरा फैक्टर अब आएगा जिसका नाम है टेम्परेचर। 7 फैक्टरों में तो मैं पूरा चैप्टर ही खत्म कर दूंगा। समझ आ गई बात कि कौन कौन से फैक्टर को मैं कहां कहां और उसके साथ में पूरा चैप्टर लेता हुआ साथ साथ चलूंगा। डन है बेटा? मिलते हैं कल की क्लास में, अच्छे से पढ़ करके रखना। डन? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, मिलते हैं कल की क्लास में। ओ थैंक यू भारती जी।